नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक प्रकाशीय उपकरण में उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है का संयोजन है। संयोजन की शक्ति हमें बताना है। तो प्रकाशीय उपकरण में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस का संयोजन अगर मान लेते हैं P1 एंड क्या है P2 है, तो P1 बराबर हो जाएगा 100 बाई फोकस लेंस किसका, तो यह है उत्तल लेंस का। क्या है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का जो होता है फोकस वो कितना होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये 100/20 हो जाएगा। 100 क्यों लिए? तो P जो है हमेशा निकलता है 1/f जो है वो मीटर में निकलता है। क्या है? मीटर में निकलता है। तो इसे मीटर के बदलने के लिए जो क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 100 लिए हैं, तो ये हमारा जो हो गया +5d हो गया। क्या है? +5d। उसी तरह हम निकाल लेंगे किसका? अवतल लेंस के, यानी P2 जो हो जाएगा अवतल लेंस का 100/-f होगा। क्या है? अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस के फोकस जो होता है दूरी वो माइनस में होता है। तो 100 क्या हो जाएगा? 40 माइनस में ये हो जाएगा 2.5d हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब संयोजन की शक्ति P बराबर जो फार्मूला होता है P1 + P2 होता है। P1 + P2 दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा +5d और ये हो जाएगा क्या है? ±2.5d हो जाएगा। जब इसे लिखेंगे तो 5d प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस जो हो जाएगा -2d। क्या है? -2d 2.5d। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.5d किसमें? प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लस और माइनस को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये 2.5d माइनस में हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे वाला जो है +5d है तो ये आ जाएगा +2.5d। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। और पेरिस्कोप के सिद्धांत क्या है? तो पेरिस्कोप प्रवर्तन के नियम पर कार्य करता है। इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे पे कितने डिग्री पे? 45 डिग्री के कोण पे झुका रहता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है? न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है जिस पर ऋणावेश होता है। और किसी उदासीन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या एवं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या बराबर कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला है एक क्रिकेट गेंद जिसकी द्रव्यमान 100 ग्राम है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, एक बल्ले के द्वारा हिट किया जाता है तथा अपने विपरीत दिशा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है वो गति करता है। तो आवेग एवं बल ज्ञात करें यदि ये जो है यह है। तो हमें क्या करना है? आवेग और क्या कहें? बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना होगा? वेग में परिवर्तन देखना होगा। वेग में जो क्या है? परिवर्तन यहाँ से जो जा रहा था वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बल्ले से टकराया और वापस जो है वो क्या है? 20 मीटर पर सेकंड से, यानी हो जाएगा v - u बराबर 20 - 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि आवेग बराबर जो हमारा पास फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग में परिवर्तन। क्या है? वेग में परिवर्तन यानी डेल v। तो द्रव्यमान कितना है? 100 गुना 10 के पावर -3 kg हो जाएगा और गुना परिवर्तन कितना है? 30 है। क्या है? 30 है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1 गुना 30 बराबर 3 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन जो है 2 गो में आ रहा है। अभी हमें एक चीज और निकालना है। क्या निकालना है? तो वो निकालना है बल निकालना है। तो बल बराबर हमारे पास फार्मूला होता है संवेग। क्या है? संवेग या आवेग में परिवर्तन। आवेग में परिवर्तन की दर। क्या है? परिवर्तन की दर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये निकला था आवेग, तो 100 गुना 10 के पावर -3 गुना 30 क्योंकि केजी में लिए हैं तो ये किलोमीटर में लेंगे तो 0.01 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/0.01 बराबर 3 गुना 10 के पावर 2 यानी कितना हो गया हमारे पास? 300 न्यूटन। क्या है? 300 न्यूटन। तो 300 न्यूटन किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है बी में।
आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 5वें नंबर। यदि गोलीय दर्पण की फोकल दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। गोलीय दर्पण के जो है फोकस दूरी कितना है, तो वो है 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तब वक्रता त्रिज्या बराबर आर बराबर जो होता है 2 गुना एफ होता है, यानी 2 गुना 16 कर देंगे, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। क्या है, 32 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि एम से जो है एम गया है, क्या है, एम से एम गया है, और ओ से के गया है, सी से डब्ल्यू गया है, क्या है, सी से डब्ल्यू गया है। तो यहाँ जो करेंगे एम से एम, तो यहाँ देखते हैं एम ओ सी, एम के डब्ल्यू, एम से एम, ये हमारा एस से जी नहीं जा रहा है, यानी ये हमारा ट्रिक जो है सीधे सीधे नहीं लगेगा। अगर एम का कोई विपरीत अक्षर होता तो क्या होता, एन होता है, ओ का विपरीत होता क्या, एल होता है, सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। अब इसमें से अगर एन से क्या करेंगे -1 करते हैं तो एम हो रहा है, एल का -1 कर रहे हैं तो ये के हो रहा है, और एक्स का -1 कर रहे हैं तो वो डब्ल्यू हो रहा है। यानी पहले हमें क्या करना होगा, विपरीत अक्षर करना होगा, जो दिया हुआ है उसका विपरीत अक्षर, और उसमें जो है -1 करेंगे तीनों में, तो हमारा आ जा रहा है ये एम के डब्ल्यू। चलिए इसी तरह चेक करते हैं, एस ई एल का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एस का जो है हमारा विपरीत होता है वो क्या होता है, एच होता है। ई का विपरीत जो होता है भी होता है। एल का विपरीत जो होता है वो होता है। और इसमें से अब -1 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। भी से -1 करेंगे तो यू मिल जाएगा। ओ से -1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है गन। अब क्या हमें लिखना है, डी के आर के निकालना है। इसका अगर विपरीत देखते हैं तो ये डब्ल्यू है, ये पी है, और ये क्या है, आई है। सबसे -1 कर दीजिए, -1 कीजिएगा तो भी हो जाएगा, पी से -1 कीजिएगा तो ओ हो जाएगा, आई से -1 कीजिएगा तो एच होगा, यानी भी ओ एच होगा। क्या आंसर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये हमारा बी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी था। क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका इससे यही संबंध है कि पहले विपरीत करना है सभी का, और उसके बाद जो विपरीत करने के बाद आएगा सभी अक्षरों में से एक एक हमें घटा लेना है, सभी लेटर में से एक एक घटा लेना है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ से आप चेक कीजिए, एन से एस गया, क्या है, एन से एस गया, तो ये जो होगा एन से एस वो क्या है, +5 है, और एस से एक्स गया, एस से जो है एक्स गया, ये +5 आ रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, दूसरा में देखते हैं, एक्स से सी गया, क्या है, एक्स से सी गया है, ये भी क्या है, +5 है, और एक्स सी से एच गया है, सी से एच गया, ये भी +5 गया। यानी आप देख रहे हैं +5 +5 +5, यानी इससे पहले जो होगा ये भी जो है क्या है, +5 में आया होगा, कुछ भी तो आया होगा +5, और यहाँ जो डी है इससे भी +5 में जाएगा, तो डी से +5 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी डी से हमें +5 मिलेगा आई, उसके बाद एन है उसका भी +5 देखते हैं तो हमारा कौन सा मिल जाता, तो वो मिल जाता एस, और यू से जो है +5 देखेंगे तो वो मिल जाएगा जेड, यानी आई एस जेड किस में है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी में है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ले सकती है। यहाँ देखिए पहला और दूसरा में जो होगा वही चौथा और पांचवा में होगा। ये यहाँ पर चला गया है, ये यहाँ पर हो गया है, ये यहाँ पर आया है, और ये यहाँ पर आ गया है। ये त्रिभुज वाला क्या है, आ गया है, त्रिभुज में आ गया है। इस सर्किल वाला जो हमारे पास त्रिभुज में आ गया, तो त्रिभुज वाला कहाँ आ जाएगा, सर्किल में आ जाएगा। तो वो तो चारों में है। अब देखना है कि ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला आएगा यहाँ पर, और ये जो आएगा वो कहाँ पर, यहाँ पर, और ये चला जाएगा ऊपर। तो आंसर हमारा कौन सा मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। 9वां देखते हैं, कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आसान है, आप इसे देख लीजिएगा। 10वां है कथन एवं निष्कर्ष का। कह रहा है सभी धातुएं जो है वो क्या है, स्वर्ण है। सभी जो धातु है वो स्वर्ण है। तो ये हमारा जो है धातु है, सभी धातु हैं वो क्या है, तो ये है स्वर्ण, ये है स्वर्ण है। उसके बाद कह रहा है कि सभी ज्वेलरी भी स्वर्ण है। ये जो हो जाएगा ज्वेलरी, क्या है, ज्वेलरी जो है वो क्या है, स्वर्ण है।
सभी स्वर्ण आभूषण है, सभी स्वर्ण जो क्या है आभूषण है, ये हो जाएगा आभूषण, क्या है आभूषण। निष्कर्ष में कुछ आभूषण ज्वेलरी है, बिल्कुल सही। कुछ धातुएं ज्वेलरी है, ये गलत। सभी ज्वेलरी जो है आभूषण है, ये सही। आंसर हमारा जो 10 के हो जाएगा ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। 11 नंबर प्रश्न है कि जब दर्पण की दी गई आकृति की दाईं ओर रखा जाता है तब निम्नांकित में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अगर यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, विजयादशमी का, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 12 के जो है वो डी है। दशहरा त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। भारत में दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में मनाई जाने वाले प्रमुख त्योहार जो है तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, बिहार में छठ पूजा, झारखंड में सरहुल, ये जो है सब है ये प्रमुख त्योहार है। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार ने वर्ष 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका जो है वो निभाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक पत्रिका भी निकाले थे। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए। क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान होती है, और जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक जो है वो पहुंच जाती है। अगला है प्रश्न है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हो तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। अगर सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा। एस जो हो जाएगा वो 13 + 14 + 15/2 यानी 42/2 बराबर हो जाएगा 21। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा √21 × 21 - 13 × 21 - 14 × 21 - जो है 15। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 × 8 × 7 × 6 बराबर हो जाएगा ये कितना, 84 हो जाएगा। क्या है, 84 आ जाएगा। उसके बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर जो होता है, त्रिज्या बराबर वो क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप, यानी 84 अब बटा कितना हो जाएगा 21, ये कितना आ जाएगा 4 इकाई। कितना है, 4 इकाई। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछा जाता कि परित्रिज्या क्या होता, परित्रिज्या निकालने के लिए इसका जो हमारा फार्मूला होता वो होता ABC, जो अलग अलग भुजाएं दिया हुआ है तीनों का गुना बटा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही होगा जब भुजाएं अलग अलग दिया हुआ हो तब। तो हमारा क्या है, ये त्रिभुज अंत त्रिज्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, यानी डेल जिसे नोटेशन करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और अर्ध परिमाप का एस का ये फार्मूला है, और परित्रिज्या का ए है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3 + √6 बटा 5 √3 - 2 √15 - √32 + √50 बराबर क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले इसे क्या करना होगा, तो इसे करना होगा कि 3 + √6 लिख देंगे, और यहाँ नीचे जो है 5 √3 - 4 √3, क्या है 4 √3 इसलिए किए कि 2 अगर बाहर निकाल देंगे तो अंदर 3 बच जाएगा, तो 2 बाहर निकालेंगे, 2 बाहर है तो गुना हो जाएगा 4 √3 माइनस इसे लिख सकते हैं 4 √2 प्लस 5 √2 लिख देंगे, 5 × 25 और 25 दूना 50 अंदर जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3 √6 अब बटा कितना है, अगर इसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √2 हो जाएगा, √3 + √2। आप इसे घटा दीजिए 5 √3 - 4 √3 तो √3 बच गया, और ये हो गया -4 √2 और प्लस 5 √2 तो कितना हो गया √2 हो गया। तो हमारा इतना आ गया। अब क्या है, इसे लिख सकते हैं √3 × √3 + √2 अब बटा √3 + √2, ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा √3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समीकरण 2x² अनुपात 2x = 8 अनुपात 1 को x वास्तविक मान के लिए हल करने पर क्या होगा।
इसका जो है इससे गुना कीजिए और इसका जो है इससे, यानी होगा 2 के पावर x के पावर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2x गुना 8 हो जाएगा। क्या है? 8 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर x का स्क्वायर बराबर 2 के पावर 2x इंटू 2 के पावर 3, यानी इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। यानी हमारा जो है ये दो सिमिलर है, यहाँ भी दो सिमिलर है, तो इसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। क्या है? 2x, इसका और इसका जो है इक्वल कर देते हैं तो 2x प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स का मान जो आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। क्या है? 3 और माइनस 1। आंसर हमारा कौन सा हो गया? ए हो गया। ए का वास्तविक मान कौन हो गया? 2 हो गया। 3 और माइनस 1। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर जो है वो निवेश करने पर धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 59/50 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि मिश्र धन बटा धनराशि, क्या है? धनराशि हो जाएगा 69/50। तो ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 69 बराबर माइनस 50 यानी 19 हो जाएगा। समय यहाँ कितना दिया हुआ है? 19/5 वर्ष दिया हुआ है। तो दर परसेंटेज बराबर क्या निकल जाएगा? कितना? तो ये फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा धनराशि। क्या है? धनराशि गुना समय है। धनराशि गुना समय है, यानी 19 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा? 50 गुना 19/5, यानी 2 गुना 5 बराबर 10%। क्या है? 10%। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? 10% सही आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कथन है। तो 24 संख्याओं का औसत 22 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है तो शेष संख्याओं का औसत 24.4 होगा। तो पहली कथन के अनुसार प्रश्न में देख रहे हैं कि 24 गुना 22 बराबर होना चाहिए 9 गुना 18 प्लस बचा कितना? 15। तो 15 गुना 24.4 जो है ये बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया 528 बराबर 162 प्लस 366, यानी 528 बराबर 528 आ रहा है, यानी हमारा ये कथन जो है वो सही है। चलिए अगला कह रहा है कि इतना इतना का औसत 286 है, निकाल दीजिए। 149 प्लस 223 प्लस 520 प्लस 287 प्लस 251 बटा कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 1430 बटा 5 बराबर 286। आंसर जो हमारा है ये भी सही। तो कथन 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। ए हमारा सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, बैगनी रंग का। क्या है? बैगनी रंग का जो होता है वो सर्वाधिक विचलित होता है। आइए हम फिगर से समझते हैं। एक जो है ये इस तरह का क्या है? प्रिज्म है। क्या है? कांच का जो है वो क्या है? प्रिज्म है। अब यहाँ से जो है हमें एक प्रकाश गुजर रही है, श्वेत प्रकाश। ये क्या है? धीरे धीरे ये 7 रंगों में जो है वो विभक्त होता है। तो बैगनी जो है यहाँ से चला जाता है इस तरह, यहाँ से धीरे धीरे जो रंग है इस तरह से निकलेगा। 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये जो हमारा ये 7 रंग होता है। ये 7 रंग को अगर हम नाम कहते हैं तो यहाँ पर जो होगा कैसे याद करेंगे? तो ये भी आएगा, आई होगा, बी होगा, जी होगा, बाई होगा, ओ होगा, आर होगा, यानी भी आई बी जी बाई ओ आर, इस क्रम में ये रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है वो किसका देख रहे हैं? भी का, यानी वायलेट का, बैगनी का। तो यही जो है ये हो जाएगा। लाल रंग का विक्षेपण जो सबसे कम है यानी ऊपर है, इसका जो है वो सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम एवं लाल रंग का सबसे अधिक होता है, यानी तरंग दैर्घ्य जो है जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे कम जो होगा वो विचलन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा से आंसर हो जाएगा डी, माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी भी संभावना मौजूद है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, गर्म जल के झरने, हिमखंडों के तली रेगिस्तान आदि में। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप खाली स्थान उत्पन्न होता है। अगर मान लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से Zn प्लस NaOH को रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है कितना? Na2 ZnO2 बनता है।
रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ये H2 गैस निकलेगा। क्या है? H2। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट। ये जो फार्मूला है वो सोडियम जिंकेट का है। क्या है? सोडियम जिंकेट का। अगला है, दूसरे आवर्त के तत्वों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है। सेतु तत्व के आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्वों को विशिष्ट तत्व कहा जाता है, और पहले समूह के तत्व को क्षार धातु कहते हैं, दूसरे समूह के तत्वों को क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं, और समूह 7 के क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या है? संक्रमण तत्व बोलते हैं। और समूह 1 का क्या बोलते हैं? समूह 1 के क्षार धातु। क्या है? क्षार धातु। अगर समूह 2 की बात किया जाए, समूह 2 को क्या बोलते हैं? ये क्षारीय पृथ्वी धातु बोलते हैं। क्या है? क्षारीय पृथ्वी धातु बोलते हैं। और समूह 7 को क्या बोलते हैं? तो हैलोजन बोलते हैं। क्या है? हैलोजन। क्या है? हैलोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और दूसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व भी कहा जाता है, ब्रिज एलिमेंट भी कहा जाता है। धातु ब्लॉकों में खाली स्थान का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, दरारों और दोषों को। क्या है? दरारों और दोषों को। अल्ट्रासोनिक परीक्षण आमतौर पर स्टील्थ धातु, मिश्र धातु, लकड़ी और कंक्रीट पर की जाती है। अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। प्रकृति में चमगादड़ शिकार और बाधाओं को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का जो है उपयोग करता है। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 228 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टुलिप को 390 के रूप में किया जाता है। उसी भाषा में लोटस को किस प्रकार जो है वो कूटबद्ध किया जाएगा? तो हमें सबसे पहले देखना है कि रोज को किस पैटर्न पे किया गया है। तो सबसे पहले इसके स्थानीय मान से देखिए, 18, 15, इसका 19 और इसका 5 है। सबको जोड़ते हैं तो 57 आ रहा है। क्या है? 57 आ रहा है। दिया हुआ कितना है? 288। अगर 4 इसमें जो हमारे अक्षर है यानी क्या है? लेटर है, तो 4 से अगर इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 228, यानी हमारा सही आ जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम TULIP को देख के एक बार कंफर्म हो जाते हैं कि इसी तरह है कि नहीं, तो ये होगा 20, ये 21, ये 12, ये 9 और ये 16। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आ रहा है 78। इसमें 5 लेटर है, 5 से गुना करते हैं, ये 390। क्या 390 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो बस उसी तरह लोटस को निकाल देना है। क्या है? लोटस से को निकाल देना है। ये हो जाएगा 12 + 15 + 20 + 21 + 19 बराबर हो जाएगा 87। गुना 5 करेंगे 435 हो जाएगा। क्या है? 435। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना करना, भागा का अर्थ जोड़ना है और गुना का अर्थ भाग देना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। बस यहाँ पर रख देना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर 3 × 21 - 153 भागा 17 प्लस जो हो जाएगा 26। जब इसे हल कीजिएगा तो आ जाएगा 80। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आदित्य जो है बिंदु 1 से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, यानी 1 से शुरू करता है और दक्षिण की ओर कितना चलता है? 30 मीटर। उसके बाद करता है वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बाएं इधर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है ना कि ऊपर। तो बाएं जो हो जाएगा इधर, तो ये हो गया 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और ये कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर जो है दाएं मुड़ता है और ये चलता है 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलकर बिंदु 22 पर पहुंचता है। 40 मीटर चलकर जो है बिंदु 22 पर पहुंचता है। 40 मीटर। अब देख लीजिए 10 मीटर तो हमारा जो है यहाँ से इतना दूरी था, और ये भी है 30 मीटर, यानी y और x के जो है ये बराबर में आ गया है। अब कह रहा है कि बिंदु x बिंदु y से कितनी दूर पर और किस दिशा में है। तो बिंदु x बिंदु y से, तो y से हमें देखना है, ध्यान रखिए। तो y से ये पूरब की ओर है और कितने दूरी पर है? तो ये 20 यहाँ चला, 20 यहाँ हो जाएगा, तो बचा ये 20 ही, यानी 20 मीटर होगा। और किधर है? पूरब में है। तो आंसर जो हमारा 27 का होगा वो डी होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 22 से कराना कि जल्दी में आप x से चेक कर लीजिएगा, ये नहीं करना है। कितना देखना है? 22 से देखना है। चलिए 28 नंबर कथन एवं धारणाएं का प्रश्न है।
कथन है अधिक चॉकलेट खाने से दांत खराब हो सकते हैं। धारणा है चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होती है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं। दूसरा, दिन में 2 बार ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं। और इसका जो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है, सिर्फ एक धारणा निहित है, क्योंकि चॉकलेट खाने और दांत खराब होने की बात कही गई है, यहाँ ब्रश और दांत मजबूत के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो धारणा है कि चॉकलेट में चीनी की मात्रा अधिक होने से परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया लग सकते हैं, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। 6 व्यक्ति है, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति 22 से छोटा है, यानी 22 से जो छोटा है वो केवल एक व्यक्ति है। क्या है, एक व्यक्ति है। उसके बाद हमारा कह रहा है क्या है, एक्स ई से बड़ा है। क्या है, यहाँ करते हैं 22 से छोटा जो है एक व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति है। अब कह रहा है कि एक्स है ई से बड़ा, एक्स जो है वो ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, किंतु क्या है, डी से छोटा है। ई जो है 22 से बड़ा है, ई जो है वो क्या है, 22 से बड़ा है। ना तो डी और ना ही सी सबसे बड़ा है, ना तो डी और ना ही सबसे सी हमारा बड़ा है। एक तो यहाँ पर जो आ जाएगा सी आ जाएगा, और डी तो यहाँ पर है ही, इसके जगह पर आप क्या हो गया, 3 3 6 3 2 5 आ गया। एक हमारा जो है वो कम रहा है, वो कौन कम रहा है, तो जेड। तो जेड जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य। क्या है, 29 का जो आ जाएगा वो बी हो जाएगा, ये शून्य आ जाएगा। क्या है, शून्य आ जाएगा। दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से दिए गए कथन के आधार पर हमारा सत्य है। तो अगर पहला देखते हैं कि टी लेस एंड इक्वल देन डब्ल्यू, तो ये बिल्कुल जो है हमारा सही है। आप यहाँ से देख लीजिए, टी से डब्ल्यू तक में देख लीजिए, तो क्या है, टी से बड़ा तो होगा, अब सी बराबर ई है, चलो इसको ये भी बराबर कर देते हैं, ये भी बराबर, सब बराबर, इसको हटा देंगे तो हमें कौन सा दिख रहा है, तो डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल देन टी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। सी जो है ग्रेटर एंड इक्वल देन एम, क्या है, सी ग्रेटर देन इक्वल एम हो जाएगा। यहाँ सी और एम में देख लीजिए, सी तो ये है ग्रेटर इक्वल देन, क्या एम से ये है, तो नहीं, एम भी इधर की ओर किया हुआ है, ये भी इधर अपोजिट है। अगर इस दोनों को हटा भी देते हैं या बराबर कर देते हैं तो हमारा ये सही नहीं बैठ रहा है, तो आंसर ये गलत हो जाएगा, पहला सही। केवल निष्कर्ष एक जो है वो सत्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को किया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। भारत के पहले सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो थे वो कौन थे, तो MC शीतल बाड़ थे। क्या है, MC शीतल बाड़ थे। भारत में आरक्षित जो है वो नकदी निधि तिथि जो है CRA का निर्धारण द्वारा किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RBI के द्वारा। किसके द्वारा, RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो लौह पुरुष जो कहा गया है वल्लभ भाई पटेल को। क्या है, वल्लभ भाई पटेल को, सी को। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री थे। बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन जो है वो हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किए थे। अगला है, एक भिन्न अंश में 88% की वृद्धि की जाती है और हर में 55% की वृद्धि की जाती है। भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा, अब माना कि अगर मूल भिन्न क्या था, x और y था। अब x में 188/100 किया गया और इसमें किया गया है y गुना 155/100 और आ गया कितना, तो 1504/775 है। यहाँ से क्या है कि 100 आप काट दीजिएगा, x/22 बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1504/775, और ये जो है 155 ऊपर चला जाएगा और नीचे जो हो जाएगा 188। जब ये कैलकुलेट होगा तो ये 8/5 आएगा। क्या है, 8/5। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। नेक्स्ट है, सीता और गीता की औसत आयु जो है वो 40 वर्ष है। यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाएगी, और यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 42 वर्ष हो जाएगी। सीता, गीता और ऋतु को क्रमशः आयु क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सीता और गीता की कुल आयु निकालना होगा। क्या है, सीता गीता का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 2 80 वर्ष। क्या है, 80 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है ऋतु और गीता का,
ऋतु प्लस किसका हो जाएगा, गीता का जो आयु हो जाएगा वो 38 गुना 2 यानी 76 वर्ष। सीता और ऋतु का क्या हो जाएगा, सीता प्लस ऋतु का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 42 गुना 2 बराबर 84 वर्ष। क्या है, 84 वर्ष। इसका भी है 76 वर्ष। अब कह रहा सीता गीता और ऋतु के कुल आयु कितना होगा, 80 प्लस 76 प्लस 84/2 होगा। क्यों होगा कि ये दोनों के 2 2 हो जाएगा और 2 जब बच जाएगा जोड़ के तो ये 2 हो जाएगा, तो कुल आयु निकल जाएगा 240/2 बराबर 120 वर्ष। ऐसा क्यों निकला कि आप देखिए इस तीनों को जोड़ दीजिए, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो इधर भी सीता क्या होगा, 2 बार हो गया है। सीता जो है यहाँ देखिए, एक जो है सीता यहाँ आ गए, एक सीता यहाँ, एक रीता यहाँ, एक जो है रीता यहाँ है, और एक गीता यहाँ, एक गीता, 2 हो गया। 2 इंटू सीता प्लस गीता प्लस रीता हो जा रहा है, तो यही सीता प्लस गीता बराबर जो होगा 2 नीचे चला गया है जोड़ के 240/2 120 वर्ष। अब 120 वर्ष तो आ गया तीनों का। अब हमें सीता का उम्र निकालना है। क्या है, सीता का उम्र क्या हो जाएगा, तो सीता का उम्र हमारे पास निकल जाएगा 120 अब माइनस 76। क्या है, 120 माइनस 76, क्योंकि तीनों के जोड़ के जो 120 है उसमें रीता और गीता के घटा देंगे तो आ जाएगा ना सीता के, तो ये हमारा आ गया कितना, 44 वर्ष। इसी तरह अगर हम सबको निकालेंगे तो गीता का आ जाएगा 36 वर्ष और ऋतु के जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। क्या है, 40 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा 35 का बी। क्या है, 40, 44 और 36 वर्ष। अगला है 36 नंबर प्रश्न, 81/13 भागा 176/16 माइनस 98/49 गुना 2197/169 का मान कितना होगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को हमें सोल्व करना है। यहाँ क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 81/13 अब भागा ये करेंगे तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 2 अब गुना इससे भागा देंगे तो ये 3 आएगा। क्या है, 3 आएगा। ये हो जाएगा 81/13 गुना 11 माइनस 2 कितना हो गया, 9 हो गया। क्या है, 9 हो गया। तो इसे गुना में कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1/9 और ये जो हमारा आया है सॉरी 13, उसको 13 कर देते हैं। क्या है, 13 हो जाएगा हमारा। सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, सब गुना में आ गया, 13 13 कट गया, 9 9 81, 9 आ गया। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि यदि एल एम से 3 गुना अधिक है तो एम एल से कितने प्रतिशत कम है। L/M बराबर 4/1 हो जाएगा। तो कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/4 गुना 100। आंसर हो जाएगा 3/4 गुना 100 बराबर 75%। क्या है, 75%। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चोर 2 बजे पर एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे पर चलता है, 3 बजे, और कार मालिक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी कार से चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा। यानी वो 1 घंटा ऑलरेडी पहले चल चुका है, 1 घंटा, यानी वो कितना है 70 किलोमीटर जो है वो आगे निकल चुका होगा। अब कार का मालिक का सापेक्ष चाल चोर की तुलना में कितना होगा, तो 105 से ये चल रहा है और 70 से, तो जो है 35 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो है वो उससे ज़्यादा चल रहा है। तो 70 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका है क्योंकि 1 घंटा बाद उसे पता चला है। तो पहले तो 70 किलोमीटर जो चल चुका है उसको मैनेज करेगा, तो उसके मैनेज करने के लिए बराबर आने के लिए 35 से ज़्यादा चल रहा है तो 35 से भागा देंगे, 2 घंटा लगेगा। क्या है, 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटा को उसे करने के लिए वो मालिक जो है वो कार को पकड़ लेगा 2 घंटा बाद, यानी 3 बजे जो है वो चलना शुरू किया है, 5 बजे वो पकड़ लेगा। क्या है, 5 बजे वो चोर को पकड़ लेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी O3। O3 जो है द्वितीयक प्रदूषक है, वो भी वायु प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक वह वायु प्रदूषक होता है जो सीधे स्रोत से निष्कासित होता है, और द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक के वायुमंडल में क्रिया करने से बनते हैं। द्वितीयक वायु प्रदूषक के उदाहरण कौन कौन है, एक तो जो है ओजोन है एवं क्या है पैन है। क्या है, पैन। एक जो है दूसरा जो है वो पैन है, पेरोक्सी एसिटिलीन हाइड्रेट जो है वो है पैन। जो ये सब जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक में आता है कौन कौन, CO2 आता है, CO आता है, SO2 आता है। नेक्स्ट है किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा को इसकी खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर होगा बी विलेयता।
यानी सोल्युबिलिटी कहा जाता है। किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। जो पदार्थ जल में आसानी से घुलकर समांगी मिश्रण तैयार करता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। अब विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है विलायक कहलाता है। खाली स्थान धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गैलियम। गैलियम धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। तो यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा गैलियम। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। हाथ पे रखते ही ये पिघल जाता है, लेकिन ये रहता है सॉलिड में ही। जैसे ही ऐसे हाथ पे रखिएगा तो ये पिघल जाएगा। विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश के फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहलाती है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है हीलियम का मुख्य स्रोत है और इसका आंसर हो जाएगा ए, मोनोजाइट सैंड। क्या है? मोनोजाइट सैंड। हीलियम का मुख्य अयस्क है मोनोजाइट सैंड। हीलियम जो है ये अक्रिय गैस है और ब्रह्मांड में पाए जाने वाला यह दूसरे स्थान का गैस है। यह हल्की अज्वलनशील होती है, तो इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने के होता है। और ये क्या है? दूसरे स्थान का गैस है। पहले स्थान का कौन सा गैस है? तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अगला है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ईमानदारी, केला, सद्गुण। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सद्गुण जो होगा। ईमानदारी, सद्गुण के अंदर ही ईमानदारी आता है। अगर मान लिया कि इसे हम कहते हैं सद्गुण, तो अंदर जो हमारा होगा वो क्या होगा? ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। और केला जो है वो बाहर, ये क्या है? एक तरह का फल है, ये बाहर होगा। ये सद्गुण ईमानदारी से कोई रिलेशन नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ का जो है विपरीत क्या होता है? एफ का विपरीत अगर हम देखते हैं तो ये हमारा यू होता है। जे के विपरीत क्या होता है? क्यू होता है। एन का विपरीत क्या होता है? एम होता है। तो हमारे पास यू क्यू तो है, एन जो है हमारे पास, एम जो है नहीं है। क्या है? एम नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। क्या है? महिला की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? रमन ने कहा। इधर से ये इशारा कर रहा है, कह रहा है कि उसके इकलौते भाई, इसका कोई इकलौता भाई है, उसके इकलौते भाई जो कि पॉजिटिव होगा, भाई का पुत्र, का भाई का कोई पुत्र होगा, का पुत्र मेरी पत्नी, इसका जो है रमन का कोई पत्नी है ना, पत्नी के भाई है, पत्नी के भाई है। तो कह रहा है कि उस महिला का रमन से क्या संबंध है, यानी रमन से संबंध देखना। तो महिला कोई है, उसका कोई भाई है और उसके पुत्र जो है इसकी पत्नी का भाई है। यानी आप देख लीजिए कि रमन की पत्नी का भाई ये क्या हो गया? ये हो गया साला, और साला का पिता जो हो गया ये ससुर हो गया। ससुर का ये क्या हो गया? ये जो है वो महिला क्या है? वो है बहन है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा 46 के हो जाएगा, पत्नी की पिता की बहन, पत्नी की पिता की बहन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता है? कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शर्ट। क्या है? शर्ट ठंडा एवं गर्मी दोनों मौसम में पहनते, जबकि जो है बाकी विकल्प जो है ठंडा में पहनने वाला। कोट, जैकेट भी वही, स्वेटर भी कोट भी। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? अब इसमें से क्या है? कितने वर्ग बताना है। तो ये जो बड़ा वाला है इसमें 5 होगा, ये अंदर छोटा वाला है इसमें भी 5 है, इसमें जो है ये हो जाएगा 5। तो 5 या 15 तो हमें मिल गया और यही हमारा हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। चल, दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न का सही जल छवि बताना है। क्या है? जल छवि हमें बताना है मिरर का। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 111वां रहा है। कितना रहा है? 111वां रहा है। भारत को इस सूचकांक में 28.7 अंक मिले हैं। क्या है? अंक मिले हैं। इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।
और भी कुछ है जिसमें भारत का रैंक जानना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है वो 7वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 129वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में कितना है, 116वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में 134वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वां है। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में जो है वो चौथा है। क्या है, चौथा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितना है, 42वां है। क्या है, 42वां है। तो इतने ये सब जो है प्रमुख जो है वो सूचकांक है। अगला है पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पराग्वे। क्या है, 100वां जो देश बना है वो बना है पराग्वे। क्या है, पराग्वे। ध्यान रखिए, काफी बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के लिए सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है। क्या है, सहयोग संगठन है। और इसकी शुरुआत भारत व फ्रांस द्वारा कब किया गया था? तो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 की बैठक के दौरान किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में है। कहाँ? हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में स्थित है। वर्तमान में इसके महानिदेशक जो है अजय माथुर है। क्या है, अजय माथुर है। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। एक कोई त्रिभुज है ABC, यहाँ पर इस तरह बना लेते हैं। ABC जो है वो त्रिभुज है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के। ये A है, ये B है और ये हमारा जो हो जाएगा C है। अब कह रहा है कि AB को विस्तारित करने पर किसी वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श करती है। यानी AB को विस्तारित इधर कर रहे हैं और कह रहा है AC को विस्तारित करने पर यह उसी वृत्त की बिंदु Q पर स्पर्श करती है। इसे भी विस्तारित कर रहे हैं, Q पर स्पर्श करती है। एक Q की लंबाई ज्ञात करना है। एक Q का हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो हो जाएगा एक वृत्त बनाते हैं जो क्या है, इस तरह का हमारा एक वृत्त बनेगा जो लगभग क्या है, यहाँ पे भी टच करेगा, यहाँ भी टच कर रहा है और ये यहाँ भी टच करेगा। तो ये बन जाएगा क्या है, P और ये हो जाएगा कहाँ पे, Q हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है किसकी लंबाई, AQ का है। क्या है, A और Q की लंबाई ज्ञात करना है। तो AQ बराबर होता है हाफ इंटू त्रिभुज ABC का क्या होगा, परिमाप होगा। क्या है, परिमाप होगा। यानी हाफ इंटू 5 + 6 + 7 यानी हाफ इंटू 18 बराबर 9 सेंटीमीटर। क्या है, 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जो हमारा जो दूरी आया है, ये हमारा ये दूरी निकला है, वो निकला है किस फार्मूला पर, तो हाफ इंटू त्रिभुज ABC के परिमाप पे। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उस परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है कि माना कि विद्यालय X में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 100 है। उपस्थित छात्रों की संख्या जो है 100 है और विद्यालय Y में उपस्थित छात्रों की संख्या कितना है, तो 100 अब प्लस क्या है, 130 है। क्या है, 130% अधिक है। तो 100 गुना 130/100 यानी 230 है। कह रहा है कि उस परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं। क्या है, Y में 130% अधिक तो हो जाएगा 230। अब कह रहा है कि माना कि विद्यालय Y में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, Y में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत हम X मान लेते हैं। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहा है कि 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। किस में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो वो हुए हैं X में। यानी 100 गुना 20/100 अब प्लस कितना है, 90% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए थे दोनों मिला के। तो ये हो जाएगा 230 + X बटा ये 100। क्या है, X जो हमें यहाँ अनुत्तीर्ण माने हैं वो है। ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 छात्र + 230 छात्र गुना 10/100। 10/100 क्यों लिए, क्योंकि 10% ही जो है वो क्या हुए थे, अनुत्तीर्ण हुए थे दोनों मिला के। क्या है, अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों मिला के। बस इसे हमें हल कर देना है। तो ये हल करेंगे तो ये आएगा 20 + 2.3x बराबर 330 गुना 10/100
और हल करेंगे 2.3x बराबर 33 माइनस 20, तो x बराबर आ जाएगा 13/2.3 यानी 5.65, यानी इसे कह सकते हैं 5.7%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस सेक 81 डिग्री बटा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री का जो है वो मान क्या हो जाएगा। सिर्फ यहाँ हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ऐसे हल करते हैं, सिंपल वे में और लाते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन 81 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, क्या है साइन cos 9 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 81 डिग्री इंटू हो जाएगा सेक, क्या है सेक 9 डिग्री को लिख सकते हैं क्या है कोसेक 81 डिग्री, क्या है कोसेक 81 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री। अब बटा इसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1। ऊपर वाला को लिख सकते हैं कितना 2 साइन 81 डिग्री इंटू 2 कोसेक 81 डिग्री, क्या है 2 साइन 81 डिग्री इंटू 2 कोसेक 81 डिग्री। साइन 81 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री को लिख सकते हैं 2 साइन 81 या 2 कोसेक 81 डिग्री। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, प्लस 1 जो है बाहर ये रहने देते हैं। ऊपर वाला हो जाएगा कितना 2 साइन 81 डिग्री प्लस इंटू 2 कोसेक 81 डिग्री बराबर हो जाएगा ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा बटा 2, यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 4/3, आंसर होगा डी, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए बी की एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, बी उससे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, सी उसे 9% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी उसे 248.40 रुपये में खरीदता है तो ए और सी की हुई हानि के बीच कितना अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए और डी लिख दीजिए। अगर ये मान लिया कि 100x है ए के पास, ये बी को एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यानी बी खरीदता है 80x में, क्या है 80x में, और बी जो है इसे सी को बेचता है तो 80 क्या है 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो ये जो जब 12.5% लाभ है तो ये जो हमारा हो जाएगा कितना 90x, और इसको जो है 8% की हानि पर बेचता है, क्या है तो ये हो जाएगा 82.8%, क्या है 82.8% हो जाएगा। अब प्रश्न से देखते हैं कि 82.8 बराबर दिया हुआ है 248.40, ये मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर 82.8 क्या है x है, यहाँ पर सॉरी यहाँ x है, इतना x बराबर हो जाएगा 248.40, x का मान निकल गया 3 आ गया, क्या है 3 आ गया। अब अंतर कह रहा है, अंतर किसका निकालना, a और c को हुई हानि। तो a को हानि कितना हुआ है 20x का, और c का हानि हुआ कितना 7.2x का। तो अंतर जो होगा 20x - 7.2x बराबर ये हो जाएगा 12.8x। कर दीजिए 12.8 गुना 3 आ जाएगा 38.4 रुपया, 38.4 रुपया, यही हमें निकालना था। आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है वो क्या है 3 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है वो 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 101 है। तो अंडर रूट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड के जो है क्या कर देना होल स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 के स्क्वायर कर देते हैं। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बदले है 101, क्या है 101 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ है। यहाँ हो जाएगा 9 बराबर 101 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो इधर 101 को जो है क्या करेंगे इधर ले आएंगे, 101 को इधर ले आएंगे और उसके बाद जो है वो 2 से भागा भी दे देंगे, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर जो हमारा मान हो जाएगा वो हो जाएगा -46, क्या है -46। 101 इधर ले जाएंगे, ये माइनस में और 9 प्लस में है, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 92 आ जाएगा, क्या है 92 आ जाएगा। और 92 में से 2 से भागा देंगे तो ये 46 आ जाएगा जो कि माइनस में। तो हमारा एक इक्वेशन तो आ गया। अब निकालना क्या है, तो ये अंडर रूट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड है।
अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो है इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब जब ये लिख दिए तो अब मान रख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है इंटू 101 प्लस 46 है, माइनस में है, इधर हमें प्लस में आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जो है 46 हो जाएगा और ये अंडर रूट में हो जाएगा। जब इसे और हल करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 49 हो जाएगा। क्या है, अंडर रूट 3 गुना 49। इसे निकाल दीजिए 3 और इधर 7 कितना हो जाएगा 21। आंसर कितना आ जाएगा 21 डी हो जाएगा। अनुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, क्योंकि कह रहा है चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी ये चारों तरफ से बंद है, यानी एरोमेटिक कार्बन है सी 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 और यहाँ कितना है 6 है और H जो हमारे पास लगा तो यहाँ पर एक H लगेगा, एक यहाँ H है, एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H, एक यहाँ H है। अब इसे क्या है, ये डबल बॉन्ड में है तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। इस तरह हमारा देखिए कार्बन का जो है 4 बॉन्ड से बना हुआ है, 2 3 1 4 हो गया, ये सब 4 4 से है तो हमारा ही हो गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है ये बेंजीन में कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। तो सिग्मा की जो संख्या होगा वो 12 होगा और पाई जो होगा वो 3 होगा। क्या है, 3 होगा। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड में होता है, डबल बॉन्ड में उसमें जो होता है एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है और सिंगल बॉन्ड में जो है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है। तो आप काउंट कर लीजिएगा 12 सिग्मा हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यूरिया यकृत से उत्पन्न होता है, ये सही है। मनुष्य एवं सभी कशेरुकी प्राणियों में वृक्कों के अलावा यकृत, त्वचा, फेफड़ों आदि अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है? प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में किनकी भूमिका होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम के। डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम के। मरकरी की महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, सिनेबार। सिनेबार का जो सूत्र होता है HgS होता है, HgS होता है। अगर मैलेकाइट की बात करें तो इसका जो होता है किसका अयस्क है? तो ये है कॉपर का। क्या है, कॉपर का। इसका जो होता है सूत्र होता है Cu2CO3OH के होल ट्वाइस। क्या है, OH के होल ट्वाइस जो है इसका सूत्र होता है। अगर बात किया जाए क्रायोलाइट के तो ये किसका है? ये सोडियम का है। क्या है, सोडियम का अयस्क है क्रायोलाइट और इसका सूत्र जो होता है Na3AlF6। क्या है, Na3AlF6 है। अगर बात करें गिब्साइड, गिब्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका सूत्र होता है AlOH के होल थ्राइस, AlOH के होल थ्राइस गिब्साइड। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टिहीनता होता है। विटामिन B1 की कमी से जो होता है वो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है। क्या है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण और पूरब यानी हमारा जो है इस तरह का एक अगर 4 है, इधर क्या होता है, इधर पूरब होता है, इधर उत्तर होता है, इधर जो है क्या होता है पश्चिम होता है, पश्चिम होता है और इधर दक्षिण होता है। अब कह रहा है कि दक्षिण पूरब, ये जो दक्षिण पूरब है ये उत्तर हो जाए, ये जो था ये कहाँ हो जाए, उत्तर हो जाए। यानी हमारे पास जो है 90 + 45 डिग्री का जो है ये घूम जाए और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। उत्तर पूरब जो है यहाँ, ये अगर घूम के कहाँ चल जाए, यहाँ चल जाए। क्या है, यहाँ आ जाए, हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी हमारा जो है ये पश्चिम, ये क्या हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री + 45 डिग्री घूमेगा तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब। आंसर हमारा जो हो जाएगा 62 के कौन सा हो जाएगा, तो 62 के सी हो जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां है। जीवन जो है वो आरंभ से 7वां है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 6 है, यहाँ पर जो है वो जीवन है और ये कितना है 7वां है, एवं अंत से 11वां है। अगर अंत से देखा जाए तो 11वां है, इधर 10 है और ये 11वां है इधर से, और इधर से जो है ये 7वां है। लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां है। आरंभ से क्या है, ये 10वां है, ये 10वां है, यानी 9 इधर हो गया,
ये 10वां है, और अंत से जो है 12वां है, अंत से है 12वां, यानी 11 है, ये 12वां है। करा है दोनों पंक्तियों में मिलाकर कितने लड़के हैं, तो पहला में देखते हैं 6 + 10 + 1 यानी 10 तो 16 1 17 है। इसमें है 9 + 11 + 11 9 20 1 21 है, और 21 से 17 के जोड़ेंगे तो 7 1 8 2 1 3 38, क्या है 38। इसमें जो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 63 के डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो आ रहा है वो 38 आ रहा है और ये सही है। चलिए 10 वर्ष पूर्व ए और बी की जो है औसत आयु 20 वर्ष थी। आज ए बी और सी की औसत आयु 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी, क्या है कितनी होगी। तो 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितनी थी, औसत 20 थी। तो 10 वर्ष पूर्व जो है कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु जो हो जाएगा, अगर ये औसत था किसका, ए और बी का, कुल आयु जो हो गया 20 × 2 = 40 वर्ष, क्या है 40 वर्ष। अभी ए बी सी की औसत आयु 30 वर्ष था, तो ए बी सी की कुल आयु कितना हो जाएगा, तो कुल आयु बराबर जो हो जाएगा 30 × 3 = 90 वर्ष, क्या है 90 वर्ष। तो ए और बी की कुल आयु जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 40, क्या है 40 + 10 + 10, क्या है 40 + 10 + 10 = 60 वर्ष, क्या है 60 वर्ष। तो सी की आयु जो हो जाएगा, सी की आयु कितना हो जाएगा, 90 - 60 = 30 वर्ष, क्या है 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद सी की आयु कितना हो जाएगा, 30 + 5 = 35 वर्ष, क्या है 35 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 35 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए बी की औसत आयु 20 था, यानी ये पूर्व जो है वो क्या है 40 वर्ष। वर्तमान में कितना हो गया, ये वर्तमान की बात है आज, यानी आज जो है ए और बी की आयु कितना हो गया, 10, ए का जुड़ जाएगा, बी का भी 10 जुड़ जाएगा, ये 60 वर्ष हो गया। सी की आयु वर्तमान में आयु 30 वर्ष हो जाएगा, 5 साल बाद क्या है 35 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति है, कौन सा जो है प्रश्नवाचक के समय आया। यहाँ पर देखिए 1 हो गया इधर, तो इधर 2 आ जा रहा है, इधर 3 आ रहा है, तो अगला जो होगा इधर 4 होगा। तो पहले तो 4 हमें देखना है इस तरह के, तो 4 4 कौन सा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सी और डी बचा। अब इसमें देखिए तीर इधर था, तो इसका इधर है, तो इसका भी क्या होगा इधर होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए यहाँ पर क्या है ए बी, और ए बी से क्या है हमें देखना है, ए से बी गया है लगातार है, बी से एफ जो गया है +4 है, एफ जी लगातार है, और जी से जे गया है +3 है, जे के लगातार है, के से एम गया है +2 है, और एम एन लगातार है, तो एन से जो है +1 करेगा, एम एन ओ हो जाएगा, क्या है ओ हो जाएगा। ओ और पी लगातार है तो ओ पी हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अरुण ने कहा, क्या है अरुण जो है ने कहा दीपक की माँ, कोई अगर मान लिया कि दीपक है, सपोज दैट ये दीपक है, दीपक की माँ कोई हो जाएगी, यहाँ पर दीपक की माँ मेरे पिता, अरुण के कोई जो है वो पिता है, मेरे पिता की पत्नी, क्या है मेरे पिता की पत्नी की जो है वो क्या है माँ है, क्या है माँ है, पत्नी की माँ है। दीपक का अरुण से क्या संबंध है, तो पत्नी आज दीपक के माँ हो गए, तो ये दोनों क्या है भाई है, क्या है भाई और बहन है। अब कह रहा है कि दीपक का अरुण से दीपक है, यानी पिता के पत्नी के भाई जो है वो मामा लगेंगे, क्या है मामा लगेंगे, या माँ का भाई हो जाएंगे। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएंगे, क्या है डी। अगला प्रश्न है कि 47 39 82 का 14 19 से वही संबंध है जो 32 96 84 का 14 18 से संबंध है, और इतना का सही संबंध निकाला है। यहाँ पर 4 7 3 9 8 2 दिया हुआ है, यहाँ 1 4 1 9 है, कुछ रिलेशन बन रहा है। हाँ यहाँ देखते हैं, अगर 7 3 10 4 14 14 अगर करते हैं तो यहाँ भी 14 लिखा हुआ है, 8 2 10 19 19 करते हैं तो यहाँ भी 19 लिखा हुआ है। उसी तरह देखते हैं 3 2 9 यानी 9 2 11 3 कितना हो गया 14, यहाँ भी 14 बन रहा है। तो 6 8 4 6 4 10 और 18, यहाँ भी 18 बन रहा है। यानी उसी तरह देखना है 7 5 1 6 9 4 7 5 12 1 13, यहाँ 13 हो जाएगा, 9 6 15 4 19, 13 19 कहाँ पर है 13 19 जो आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जॉर्डन को। किसे घोषित किया है, जॉर्डन को।
भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर में। कहा? जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया। यह पुल 725 मीटर लंबा है और नदी के तल से जो है वो कितना है, 331 मीटर ऊपर बना है, जिसमें 96 केबल के द्वारा सपोर्ट किया गया है, यानी दिया गया है। 71 नंबर प्रश्न करा कि एबीसी अपने वेतन का क्रमशः जो है 8%, 7% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपया है, यानी 1% का जो दान है वो क्या है, 259 रुपये है। ए और बी का कुल दान सी से 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए, बी और सी का कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या है, ए, बी और सी का जो वेतन है एक्स और एक्स सेम है क्योंकि दोनों का सेम है और इसका बाई है, और कह रहा है एक्स का जो है 8% अब माइनस एक्स का जो है 7% बराबर है 259। एक्स बराबर हो जाएगा 25900, यानी 1% का जो अंतर है वो 259 था, तो 100% का जो है वो हो जाएगा कितना, 25900, यानी 25,900 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 25,900 के 8% प्लस 25,900 के 7% बराबर है 22 के 9% और प्लस 1186, यानी 1186 ज़्यादा है। सी से कितना है, 1186 नहीं, 1185 से ज़्यादा है। अब इसे हमें हल करना होगा, तो ये हो जाएगा 3885 माइनस 1185 बराबर 9/100 हो जाएगा। बाई का मान जो हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। क्या है, 30,000, यानी वेतन हमारा तीनों का आ गया है। अब कह रहा है कि ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? तो ए और सी का पहले कुल दान निकालेंगे। कुल दान जो है वो कितना हो गया, तो वो हो गया 25,900 के 8% प्लस 30,000, क्या है, 30,000 के 9%, यानी 25,900 के 8% अब प्लस हो जाएगा 30,000 के कितना, 9%, यानी 2072 प्लस 2700, 2072 प्लस 2700, यानी हमारे पास हो जाएगा कितना, 4772 जो है दान में आ गया। अब करा कितना परसेंटेज है, तो हमें सबसे पहले 4772 को तीनों के वेतन जोड़ देना है, कितना, 25,900 प्लस 25,900 और प्लस 30,000, क्या है, 30,000, और गुना कर देना है 100 से, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा ये 5.8% आएगा। क्या है, 5.8%। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी दोनों जो है सेम लिखा हुआ है, इतना के स्क्वायर माइनस इतना के स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बस इसे सिंपल वे में तोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और एक होगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 2a इंटू 2b माइनस 2c प्लस 2d आएगा, यानी 4a इंटू बी माइनस सी प्लस डी आएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 72 के ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न का सिर्फ हल करना है, किससे, बोर्ड मास से हल कर देना है। पहले का क्रिया होगा, क्या होगा, पहले इसका क्रिया होगा, ये ध्यान रखिएगा, और इसके इसका होगा, ये सब का पहले होगा फिर ब्रैकेट होगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ए होगा, 7 होगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। 74 नंबर है, यह तालिका विभिन्न विद्यालयों के विभिन्न खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। अब कह रहा है कि स्कूल ए में फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या सभी स्कूलों में फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ए में फुटबॉल खेल रहा है कितना, 175 खेल रहा है, क्या है, 175। अब बटा सभी में खेल रहा है कितना, तो 175 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 125 प्लस 150, ये जोड़ दीजिएगा, गुना 100 से कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा कितना, 19.4% लगभग। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर जो हो गया 74 के बी में 19.44 यही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्कूल डी और ई के द्वारा हॉकी खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का स्कूल ए और बी के द्वारा क्रिकेट खेलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का 7 अनुपात है। डी और ई को हॉकी खेलने वाला कौन है, ये इतना है, क्या है, ये है, और ए और बी के द्वारा क्रिकेट खेलने वाला, ए और बी के द्वारा क्रिकेट खेलने वाला कितना है, इतना है,
यानी 150 120 कितना हो गया 250 270 270 बटा कितना हो गया 250 और 275 है 375, बस इतना कर देना है। कितना है 270 बटा 375, ये हो जाएगा 18:25। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ये था एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।